मैं राजकुमार रोत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, मैं संविधान, प्रकृति, पूर्वज एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिनका जो बजट आया है, वे बजट शहरों को ध्यान में रखते हुए, अमीर और उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए आया गया है। और हम देखते आए हैं कि हमेशा ग्रामीण इलाके को, दलित पिछड़े के इलाके को, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाता है। जिस तरह से देश में जीएसटी आम गरीब से लगा के अमीर तक जो जीएसटी लगा रखी है, हर वस्तु पे, खाने से लगा के कपड़े पहनने तक या शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, जो जीएसटी लगा रखी है। हम चाहते हैं कि इस देश का जो गरीब पिछड़ा आदिवासी समुदाय जीएसटी दे रहा है, तो इस पैसे से हम उस परिवार के बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा क्वालिटी मिले, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? उस गरीब को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ग्रामीण इलाके में देखते हैं कि 2 से 3 कक्षा के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं, लगभग 100 से 200 बच्चे एक टीचर के भरोसे हैं। तो ये जो पैसा हमारा ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विशेषकर बजट में प्रावधान होना चाहिए। आज देश के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर का डाटा रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, हमारे एक मंत्री जी राजस्थान से भी आते हैं। पिछले 5 सालों में 4000 के करीब गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही उनके बच्चों का मृत्यु हो गया है मेरे संसदीय क्षेत्र में। 5 सालों के अंदर 4000 के करीब। तो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पे हमारा बजट क्यों नहीं? और जा भी रहा है तो वो भ्रष्टाचार की बेट चढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये चीजें जीएसटी से और टैक्स से फ्री रहे। सारी चीजें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिकल सेल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी बुलेट ट्रेन से फास्ट तेजी से भाग रही है। हम देश के अंदर आंकड़ा उठा के निकालेंगे तो सबसे ज्यादा सिकल सेल, कैंसर, टीबी बीमारी ट्राइबल इलाके के अंदर है। तो इस पे ध्यान दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत ट्राइबल के विकास के लिए अलग अलग बजट का एलोकेशन किया जाता है। लेकिन पिछले हम 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं, या तो एलोकेशन हुआ है वो भी मूल रूप से धरातल पे नहीं पहुंच पाता है। और पिछले सरकार में, या उस समय कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो क्या विवाद रहा कि हमारे 2022-23 का बजट व अनुच्छेद 275 का जो बजट नहीं पहुंच पाया। और साथ ही हम चाहेंगे, पिछले 2 सालों से एसटी की छात्रवृत्ति ट्राइबल इलाके में नहीं मिली है। आज एक विशेष मुद्दा, जो बेगा जनजाति, जिसे राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय, भारत के अंदर राष्ट्रीय मानव का दर्जा बेगा समुदाय को मिला हुआ है। और बेगा समुदाय के लिए केंद्र सरकार की एक विशेष योजना संचालित हो रही थी, लेकिन पिछले समय से देखा है कि इस योजना में बजट को में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उल्टा बेगा समुदाय के साथ अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक घटना का अवगत कराना चाहूंगा। 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हिरण सिंह पर्ते नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम चाहेंगे उसकी सीबीआई जांच हो और साथ ही बेगा समुदाय के लिए विशेष पैकेज लाया जाए। सभापति महोदय, अंतिम में कहना चाहूंगा कि मैं उस संसदीय क्षेत्र से आता हूं बांसवाड़ा, जहां से विवादित बयान हमारे प्रधानमंत्री जी के रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से जीएसटी लागू किया जा रहा है गरीब लोगों पे, आम जो भौतिक सुविधा उस पे, वो मंगलसूत्र कोई सीने नहीं छीने, लेकिन वर्तमान में जो जीएसटी और महंगाई है वो अवश्य हमारे देश की गरीब महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का काम करेगी। अंत में यही चाहूंगा कि हम देश के आम जनता के लिए भोजन सामग्री, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पे बिल्कुल जीएसटी नहीं लगाए। और जो हमारे केंद्र सरकार की योजना जो ग्रामीण इलाके, गरीब इलाके में पहुंचाने का काम करती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जो वर्तमान महंगाई के हिसाब से उनका जो बजट है वो बढ़ाना चाहिए। और साथ ही रोजगार गारंटी योजना के तहत 20 से 200 से 275 रुपया मिलता है, तो वर्तमान महंगाई के हिसाब से उस बजट को लगभग 400 से 500 रुपए करने की जरूरत है। और देश में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ट्राइबल इलाके के अंदर 25 से 30% ब्याज पे पैसा दे रही है। वही पैसा हमारी बैंकों ने
हमारी बैंकों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी को दे रखा है, और जो लगता है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को फ्री छूट दे रखी है ग्रामीण इलाकों में लूटमारी करने के लिए। इसी के साथ में कहना 3 माननीय सदस्यों की सूची और है। यदि सभा की सहमति हो तो 15 मिनट के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए। 15 मिनट बस। लाइन है इनकी, समाप्त करा दीजिए। सभापति जी, अंतिम लाइन है, समाप्त करा। मैडम थोड़ी दया कर लेते। बोलिए भैया, बोलिए बोलिए। माननीय सभापति महोदय, वही चीज माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे उन पे बैन लगा जाए। उमेश भाई पटेल जी 30% ब्याज वसूल रही है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मैं फाइनेंस once again you for giving me this time. माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोत जी। महोदय, आपने शिक्षा विभाग पर महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। देश के जो अंदर जो शिक्षा के जो हाल हैं, वर्तमान जो परिस्थिति में जिस तरह से देश ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए थी वो आज नहीं आ रही है। आज हम सब जब यहाँ हैं, मैं आज एसटी कैटेगरी से आता हूँ, यहाँ पर आया हूँ, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो मेरे समुदाय का प्रमाण पत्र और दूसरा एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। शिक्षण व्यवस्था की अगर बात करें, वर्तमान में जो भौतिक स्थिति आदिवासी इलाके की अगर बात करें विशेष करके, तो सबसे पहले भौतिक स्थिति क्या है? वहाँ पर कमरे नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, 4 दीवारें नहीं है, शिक्षण व्यवस्था, वहाँ पर अध्यापक नहीं है। हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, हम कहते हैं देश ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, विकास की ओर जा रहा है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि देश के आदिवासी इलाके के अंदर जब बारिश होती है तो 70% विद्यालय को खाली कर दिया जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग बैठने के लायक नहीं है। आज देश के ये हालात है। मैं राजस्थान के दक्षिणी इलाके से आता हूँ, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से, वहाँ पर 78% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर मेरे उस इलाके के अंदर हायर एजुकेशन हो या अपर एजुकेशन हो, उसमें स्थिति ये बनी हुई है कि एक एक कमरे के अंदर, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा कि देश के उस ऐसा कोना भी है जहाँ पर 3-3, 4-4 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, और हम दावा कर रहे हैं कि देश को गति की ओर, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, अमृत महोत्सव की ओर ले जा रहे हैं। एक कमरे में 4 क्लास के बच्चे बैठेंगे, टीचर किसको पढ़ाएगा? और वो बच्चा डिग्री प्राप्त करके कहाँ जाएगा, क्या करेगा आगे जाके? उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, देश के वर्तमान के अंदर जो पॉलिसी ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति मेरी समझ के अनुसार प्राइवेटीकरण को आगे बढ़ाने का नीति है। इसमें सीधा सा एक ला दिया गया है कि 6 साल का बच्चा होगा वही पहली क्लास में एडमिशन लेगा। देश का कौन सा परिवार ऐसा है, किस समुदाय के कोई व्यक्ति ऐसा है जो 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद एडमिशन कराएगा? इस स्थिति में आने वाले 10 साल बाद सरकारी संस्थाएं खत्म होने वाली है। आज प्राइवेट स्कूल में 3 साल का बच्चा एडमिशन ले रहा है, और हम नई शिक्षा नीति में ला रहे हैं कि 6 साल का बच्चा होगा, इसके बाद पहली क्लास में एडमिशन लेगा। कहां जाएगा वो? इस स्थिति में आने वाले समय में सरकारी सिस्टम खत्म करने की जो नीति ला रहे हैं वो कहीं न कहीं घातक है। माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर जो गति है, नवोदय विद्यालय और केवी, हम मानते हैं कि देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति को आने का अवसर मिला है वो नवोदय है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें 8,88,000 आवेदन आए। पूरे देश के जो केंद्रीय विद्यालय, इसमें 8,88,000 प्रवेश कितनों को मिला है? 75,703 बच्चों को प्रवेश मिला है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 8% बच्चों को ही प्रवेश मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तब स्टार्ट किया मैंने आपके आने से पहले, सर अभी आने से पहले ही। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको इसलिए नहीं बोलने दे रहे कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय माननीय सदस्य राजकुमार रोत जी, आप पब्लिक के लिए राजकुमार रोत जी पास जो दाबी रखता है, इसीलिए आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करके हम खत्म करते हैं। थैंक यू। राजकुमार रोत जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने रेल विभाग की इस अनुदान मांगों पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। और विशेषकर मैं आपके माध्यम से
दोनों मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों शांतिपूर्वक सभी की बातें सुन रहे हैं और उम्मीद है कि मेरे सुझाव भी सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर और शायद पूरे देश में कुछ गिने चुने ही जिले रहे होंगे जहां पर आज तक ट्रेन नहीं पहुंची है, और उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा का वही जिला आता है जहां आज तक ट्रेन की पटरी नहीं पहुंची है। ये परियोजना 2012 में स्वीकृत हुआ था, आज 13 वर्ष होने आ गए, लेकिन आज भी कोई इसका भविष्य नहीं दिख रहा है। और जिस गति से इसका काम हो रहा है उससे लग रहा है कि 10 साल और निकल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 सालों के अंदर अतिशीघ्र काम किया जाए। और साथ ही विशेषकर डिमांड है कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया है या विस्थापित होना बाकी है, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, तो राज्य सरकार से विशेष अपील करके 2012 के हिसाब से नहीं, वर्तमान जो समय की जो डीएलसी रेट है उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और साथ ही जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए रेलवे में फ्री सेवा का पास का प्रावधान भी किया जाए। माननीय सभापति महोदय, रेलवे में 2 चीजें हमने देखी, एक जो ऑफिस रेस्ट हाउस बना रखे हैं और दूसरा जो एसी मतलब निरीक्षण कार जो बना रखी है, उसके तहत देखा गया है कि फिजूल खर्ची ज्यादा होती है। जब मैं उदयपुर से बैठता हूं तो वो निरीक्षण कार आती जाती रहती है महीने में 1-2 बार, और देखा गया है कि उसमें अधिकारी वर्ग निरीक्षण करने तो कम आते हैं और घूमने ज्यादा आते हैं। तो लगता है कि जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और साथ ही हमारे उदयपुर के अंदर रेस्ट हाउस बना था 10 साल पहले 14 करोड़ के आसपास का, और उसको गिरा के नया बनाया जा रहा है। तो उस पैसे का कहीं न कहीं दुरुपयोग हुआ है, उसका भी जांच कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा बॉर्डर इलाका है राजस्थान गुजरात, तो हमारे जो असरवा जयपुर जो ट्रेन चलती है तो डूंगरपुर के बाद सीधी गुजरात में जाके रुकती है। तो जो बिच्छीवाड़ा जो हमारा जो ब्लॉक है, वहां के जो रेलवे स्टेशन है, वहां नहीं रुकने की वजह से वहां के लोगों को गुजरात में जाके रुकना पड़ता है और दोबारा उनको वापस आना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको रेलवे स्टेशन पे रोका जाए, बिच्छीवाड़ा असरवा जो जयपुर रेल है उसको बिच्छीवाड़ा रोका जाए। साथ ही बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर जो सड़क है वहां पर ओवर अंडर ब्रिज बनाया जाए, लंबे समय से डिमांड चल रही है। और डूंगरपुर रेलवे स्टेशन को लेकर पूर्व सांसद महोदय ने, कई जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की है कि उसका नामकरण बेल राजा डूंगर बरंडा के नाम से किया जाए। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने उदयपुर असरवा वंदे भारत ट्रेन का डूंगरपुर स्टेशन पर रोकने के लिए डिमांड किया था और आपने मुझे आश्वस्त किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष करके हमारी कुछ डिमांडें हैं, उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए, वहां के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ ट्रेनें हैं जो हमारे गुजरात में अहमदाबाद में रुकती है और उदयपुर में रुकती है, उनको डिमांड कर रहे हैं कि हम डूंगरपुर तक लाई जाए। लोक शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन 22,927 और 22,928 यह ट्रेन प्रतिदिन मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलती है। सुबह 4:20 मुंबई से अहमदाबाद पहुंचती है, जिसके बाद यहां रात्रि 8:45 पर मुंबई के लिए रवाना होती है। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यह 16 घंटा रुकती है, तो 16 घंटा रुकती है तो उसको उदयपुर तक लाया जाए। नवजीवन एक्सप्रेस अहमदाबाद से चेन्नई ट्रेन, वो भी अहमदाबाद के अंदर काफी लंबे समय तक रुकती है, जिसको उदयपुर तक लाया जाए। गुजरात मेल एक्सप्रेस ट्रेन 12,901, 12,902 यह ट्रेन प्रतिदिन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलती है। प्रातः 5:50 बजे मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने के पश्चात रात्रि 10:50 बजे मुंबई के लिए प्रस्थान करती है। मतलब वह 17 घंटे तक अहमदाबाद स्टेशन पे रुकती है, तो हम चाहेंगे उसको उदयपुर तक लाया जाए। चेतक एक्सप्रेस ट्रेन 2474, 2473 जो उदयपुर से दिल्ली रोजाना चलती है, यहां 12 घंटे उदयपुर रेलवे स्टेशन पे रुकती है, तो 1-1.5 घंटे का सफर हमारा डूंगरपुर का है, तो उसको डूंगरपुर तक चलाया जाए। अजमेर जम्मू तवी ट्रेन नंबर 12,413, 12,414 वर्तमान में अजमेर तक संचालित है, उसको उदयपुर तक लाया जाए ताकि हमारा उदयपुर का व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर जाना चाहे जा सकता है। अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ 12,983 वर्तमान में चंडीगढ़ से अजमेर तक संचालित है, वहां पर भी रुकते, उसको उदयपुर तक लाया जाए। एक मिनट का रहा है। योगी नगरी ऋषिकेश ये ट्रेन भी सप्ताह में 3 दिन चलती है, तो हम चाहेंगे इसको पूरा सप्ताह चलाया जाए। और साथ ही डूंगरपुर से हमारा दिल्ली का सीधा कनेक्शन नहीं है, तो या तो अहमदाबाद से यहां तक चलाया जाए या डूंगरपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन सुविधा कराई जाए। असरवा से जयपुर जो ट्रेन चल रही है, यात्री भार काफी है, तो हम चाहेंगे कि इसके लिए अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेषकर अनुरोध करना चाहूंगा, विशेष जो मांगे हैं, जो ट्रेनें आसपास रुकी रहती है, वही ट्रेन हमारे डूंगरपुर उदयपुर तक चलाया जाए, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को उसका लाभ पहुंचेगा और जो बड़े शहर है, उन बड़े शहर तक आसानी से
पहुंचा जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोध जी। धन्यवाद मैडम, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। आज मेरा जो विषय है, पिछले 5 सालों के अंदर वन विभाग की जो भूमि है, जो केंद्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को जो अनुमति दी है उनके खनन के लिए, तो लगभग बड़े दुख की बात है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर 18,922 हेक्टर वन भूमि 179 कंपनियों को दी गई है। आज देश पर्यावरण से जूझ रहा है। आज देश में प्रदूषण काफ़ी हद तक पहुंच रहा है। हम पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भूमि प्राइवेट कंपनियों को खनन के लिए दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है। और इससे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ है। ये जो आंकड़ा आया है 18,922 जो हेक्टर ज़मीन है, उसमें से 16,490 हेक्टर सिर्फ 4 राज्यों की है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। और उसमें भी हम हिस्सा देखते हैं तो अधिकतर 90% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से प्रभावित हुआ है। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि जो आदिवासी समुदाय जंगल में रहता है, उस पेड़ पौधों को भगवान के रूप में मानता है। अगर उसकी पत्तियां और छोटी टहनियां भी अगर उसको अपने जीवन में उपयोग के लिए अगर लेता है तो वन विभाग दिक्कत करता है। लेकिन हम सिर्फ 5 वर्ष के अंदर ही 18,000 से अधिक हेक्टर भूमि अगर प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, इससे आदिवासी समुदाय परेशान हुआ है। और मेरे विशेषकर बांसवाड़ा के अंदर केला मेला और दाता जो वन भूमि ज्यादा हो गया। मैं एक लास्ट कहना चाहूँगा, मेरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर बांसवाड़ा जो क्षेत्र आ रहा है, संसदीय क्षेत्र, उसके अंदर केला मेला और दाता जहाँ पर आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने परमिशन दी है। इसमें कहीं न कहीं मैं चाहूँगा इसकी जांच कर इसको रुकवाया जाए, आदिवासियों को विस्थापित होने से रोका जाए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।